बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने किया ट्वीट। राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार के इतिहास को बताया गौरवशाली। मधुपुर पहुंचे देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री। चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। 23 मार्च से उपचुनाव नामांकन की प्रक्रिया शुरू। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियां उतरी समर्थन में। राजद ने किसान प्रकोष्ठ का किया आयोजन। 23 मार्च को विधानसभा घेराव पर होगी चर्चा। प्रदेश में आदिवासियों पर राजनीति तेज। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी का बयान, सरकार कैसे कह सकती है आदिवासी हिंदू नहीं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बगहा से इस वक्त बड़ी खबर, वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। महिला हत्या मामले में एसपी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला हत्या मामले में एसपी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। 2 थाना प्रभारियों पर गिर सकती है गाज। थाना सीमा विवाद में उलझी रही थी पुलिस। तो बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। महिला हत्या मामले में एसपी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। 2 थाना प्रभारियों पर भी गाज गिर सकती है। थाना सीमा विवाद में उलझी रही थी पुलिस। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? मैं आपको बता दूं नियाज जी कि ये पूरा मामला बगहा का था, जहां पे ममता कुमारी की हत्या कर दी जाती थी। उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके ऊपर पहचान मिटाने के लिए उसके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, फिर उसको नहर में फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2-3-4 रोज के बाद जब उसकी लाश मिलती है, तो पुलिस आपस में ही 2 थाने की पुलिस, जो थाना प्रभारी हैं, वो अपने सीमाओं को लेकर आपस में विवाद में आ गए, जिसको लेकर कल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये एसपी जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकते हैं, तो उनका क्या कुछ बयान आया है? जी, उनका यही कहना है कि अभी इसकी जांच की जा रही है। अगर दोनों दोषी पाए जाते हैं तो दोनों को सस्पेंड किया जा सकता है। जी नियाज जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने बिहार के इतिहास को गौरवशाली और वर्तमान में बिहार के विकास के लिए सरकार को संकल्पित बताया। तो बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने बिहार के इतिहास को गौरवशाली और वर्तमान में बिहार के विकास के लिए सरकार को संकल्पित बताया है। तो आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार दिवस के मौके पर ट्वीट किया है और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है, और इसके साथ साथ कहा है कि बिहार के इतिहास को उन्होंने गौरवशाली बताया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को ट्वीट कर बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी है, और अपने ट्वीट में उन्होंने बिहार के इतिहास को गौरवशाली और वर्तमान में बिहार के विकास के लिए सरकार को संकल्पित बताया है। वहीं राजधानी में बिहार शौर्य सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सम्मान दिया गया। इस मौके पर सांसद राम कृपाल यादव सहित कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की एक अनूठी पहल की गई, जिसमें 38 जिले से आए सामाजिक योद्धाओं को सम्मान दिया गया। अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर
राहुल कुमार सिंगज ने वीआईपी न्यूज संवाददाता कुमार गौतम से खास बातचीत की। देखिए। बिहार शौर्य सम्मान चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ अंशुल होम के डायरेक्टर हैं राहुल सिंह जी। राहुल जी, ये बताइए कि कैसे आपके जहन में आया कि बिहार शौर्य सम्मान किया जाए और इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है? देखिए, चूंकि मेरा ये मैं भी सीएसआर एक्टिविटी से जुड़ा नहीं था। कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि आप एक कंपनी के अंदर करते, जो कि मेरा अंशुल होम्स अपनी कंपनी है, तो उसके अंदर मैंने सीएसआर एक्टिविटी स्टार्ट किया, जिसमें अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया है। उसके अंदर मैंने सोचा कि उन 2500 लोग को, मतलब अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ तो मैं 38 डिस्ट्रिक्ट से वैसे 25 लोग को मैं लाया हूँ जो लोग रियली में काम कर रहे हैं। मैं पिछले 3 महीना से इसके पीछे लगा हुआ था कि वैसे 25 लोग को लाना है जो कि रियल में वो जमीन पर काम, कभी वो होटल या उनको कभी तक सम्मान नहीं दिया है कि हाँ रियल में वो काम करे। तो मैं ये काम करके सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये लोग पर ध्यान दे। अगर वो नहीं ध्यान दे तो हम लोग जैसे लोग ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, कितनी मशक्कत करनी पड़ी 38 जिला और तमाम लोगों को चयन कर पाना? देखिए, चूंकि आप समझ रहे हैं कि पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में जाना और वैसे 25 लोग को यहाँ पर लाना और 2500 लोग में से उन लोगों को लाना जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वो भी लोग हैं जो आप बिल्कुल जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग सुशील कुमार जो केबीसी को जीते थे, उनके बारे में से कोई नहीं जानता कि वो पूरा गोरैया के लिए कम से कम 10,000 घर बना चुके हैं गोरैया को बचाने के लिए। ये कोई नहीं जान रहा है। तो वो उन लोग को यहाँ मैंने बुलाया है और लाकर यहाँ पर उन लोग को बैठाया है, इसलिए कि लोग जाने कि वो सुशील कुमार एक समाज सेवी भी हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वैसे वैसे लोगों को चुन कर मैं लाया हूँ और लाकर उन लोगों को वो सम्मान देने का काम करूँगा। अगले साल भी इस तरीके का प्रोफाइल मेरे पास आए और उनको एक बड़ा सा स्टेज हम दें यहाँ पर। ये प्रोग्राम जो है हर साल आप करेंगे या फिर सिर्फ इसी साल? हर साल, ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैंने ये आज के लिए नहीं किया है, क्योंकि समाज के लिए कर रहा हूँ। मैं समाज के हर जगह पहुँच नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उस समाज से लोग को यहाँ बाहर ला सकता हूँ, क्योंकि मेरी टीम बनी है इसके ऊपर। तो ये जब तक मैं हूँ तब तक ये हम ऐसा ये चलता रहे। वीआईपी न्यूज़ से आप क्या अपील करना चाहें? मैं वीआईपी से बहुत अच्छी काम कर रही है और न्यूज़ और बहुत अच्छा कवरेज भी, और सबसे बड़ी बात है हर न्यूज़ को आप दिखाते हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि आप इसी लगन से कीजिए और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। कि राहुल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से 38 जिले से 25 लोगों का सिलेक्शन कर पाना कितना कठिन काम था और इस कठिन काम के बीच उन्होंने समय निकाला और आज मौका है 25 लोगों को सम्मानित करने का। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज, पटना। वहीं मधुपुर उपचुनाव में मंत्री हफीजुल की जीत सुनिश्चित करने को लेकर महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पत्थर चपटी में किया गया। इस सम्मेलन में उपचुनाव फतेह करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान हफीजुल हसन ने कहा कि उनकी जीत पक्की है। बता दें कि 25 मार्च को वे नामांकन करेंगे और नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव सहित कई मंत्री और विधायक की मौजूदगी से नामांकन ऐतिहासिक होगा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, पूर्व सांसद आरजेडी के पूर्व विधायक सुरेश पासवान सहित महागठबंधन दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेंशन योजना है, राशन कार्ड योजना है, अभी खिलाड़ी का पहली बार नियुक्ति पत्र, किसान का कर्जा माफ किया गया, 100 यूनिट बिजली माफ होने जा रहा है। ये सब को लेकर के जाएंगे और गरीब का जो भी नीचे स्तर का काम है, हम अपना कार्यकर्ता को, जो हमारा प्रतिनिधित्व हम लोग जो गठबंधन के हैं, सबसे हम लोग ये कहते हैं कि जो भी समस्याएं गरीब का है उसको हम लोग को हल करना। गठबंधन को जुटाने की जरूरत नहीं, हम लोग एक हैं और हर हालत में हम जीतेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे हम लोग। अब मैंने कहा ना, एक जालिम शब्द मैंने इस्तेमाल किया। बीजेपी इस देश का जालिम है, नरेंद्र मोदी जालिम है किसानों का, उसको छोड़ना नहीं है किसी हालत में हमको, उसको सीधा सीधी उसको जो भी उम्मीदवार जहाँ भी होगा, पंचायत से लेकर के एमपी तक, उसको नीचे गाड़ देना इस बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ साथी तो आपको बता दें कि मधुपुर उपचुनाव में मंत्री हफीजुल की जीत सुनिश्चित करने को लेकर महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पत्थर चपटी में किया गया। इस सम्मेलन में उपचुनाव फतेह करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान हफीजुल हसन ने कहा कि उनकी जीत पक्की है।
और 25 मार्च को वे नामांकन करेंगे और नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव सहित कई मंत्री और विधायक की मौजूदगी से नामांकन ऐतिहासिक होगा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, पूर्व सांसद आरजेडी के पूर्व विधायक सुरेश पासवान सहित महागठबंधन दल के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन हुआ है और उपचुनाव फतेह करने की रणनीति बनाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहाँ उपचुनाव को फतेह कैसे किया जाए इसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। 25 मार्च को हफीजुल हसन नामांकन करेंगे और मौके पर महागठबंधन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। वहीं देवघर मधुपुर उपचुनाव को लेकर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री मधुपुर पहुंचे और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 23 मार्च से मधुपुर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसी ने मतदाताओं से अपील की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मधुपुर का जो उपचुनाव होने वाली है तो उसी के संबंध में अब नॉमिनेशन प्रोसेस जो शुरू होगा तो उसका तैयारियों का देखने के लिए आए थे और यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर चुके हैं। और 23 तारीख से जो होगा तो वहाँ जब भी कोई वीवीआईपी हो या कोई जो भीड़ जो जुलूस अगर आती भी है तो अच्छा तरीके से विधि व्यवस्था का हम लोग संधारण कर सकें। तो देवघर मधुपुर उपचुनाव को लेकर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री मधुपुर पहुंचे और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मंजुनाथ भजंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 23 मार्च से मधुपुर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसी ने मतदाताओं से अपील भी की है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करे और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंजुनाथ भजंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं भागलपुर स्टेशन चौक के होटल में हेल्पिंग लाइव्स के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फार्मर आईएएस मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन कन्नन गोपीनाथ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। वहीं अपने संबोधन में कन्नन गोपीनाथ ने कहा कि अब शिक्षा का स्तर गिर गया है, लोग शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। प्रेजेंट है वो हेल्पिंग लाइव्स, जो 3 लोगों की एक होने वाली संस्था है, जो 3 लोगों का एक ग्रुप है हेल्पिंग लाइव्स। उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट में जो आज सब्जेक्ट है डिस्कशन का वो है कि एजुकेशन का क्या रोल है हमारे सोसाइटी में सोशल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए और हम जैसे लोग सोसाइटी में किस तरह से पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, एजुकेशन को कैसे अपने वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये आज के इवेंट का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन हो रहा है। विंसेंट इंग्लिश स्कूल वहीं समस्तीपुर में हेल्पिंग एंड एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मोरवा विधायक रणविजय साहू और आरजेडी नेता अरमान सदरी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए एनजीओ संगठन के सचिव ने नाबार्ड के सहयोग से किसान हित में किए गए कार्यों को विस्तार से साझा किया और साथ ही चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद मोरवा विधायक रणविजय साहू ने जमीन के दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार के सवाल पर मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया रखी।
माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग लगातार उन्होंने सलाह देने का भी काम किया और मांग भी करते रहे। और जितनी भी समस्या आया, सबसे ज़्यादा अपराध दाखिल खारिज जमीन से जुड़ा हुआ मामला में हो रहा है, लगातार अध्ययन हो रहा है लोगों का। तो आज हम फिर मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, इस दाखिल खारिज में जितना भ्रष्टाचार है, ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में जिस प्रकार से दलाली है, आप इसको जल्द। वहीं औरंगाबाद के एसपी सुधीर पोरिका ने बीते रविवार देव सूर्य मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देव थाने का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र के आपराधिक गतिविधियों और घटनाओं की डिटेल साझा की और साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन के लिए और इलाके में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साथ ही उन्होंने मुख्य रूप से कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार होली मनाने, सार्वजनिक रूप से समारोह आयोजित नहीं करने और शराबबंदी का पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देश दिया। थाना इंस्पेक्शन के लिए थाना पे आज आए हुए हैं और थाना का कुछ अभिलेख हम लोग देखे हैं अभी, और कुछ अभिलेख में कुछ त्रुटियां पाई गई है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है उसको शीघ्र जो है त्रुटियों का निराकरण करे, और कुछ दागियों के बारे में भी देखा गया है। वहीं शेखपुरा जिले के कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पहली पाली की परीक्षा में महिला कॉलेज से 5 मुन्ना भाई को पकड़े गए। वहीं पहली पाली की परीक्षा में 2808 परीक्षार्थी में 252 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस बात को सदर थानाध्यक्ष विनोद राम ने बताया कि सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर शहर के महिला कॉलेज परीक्षा केंद्र में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 5 मुन्ना भाई को दबोचा गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं भागलपुर के प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी का द्विवार्षिक प्रमंडलीय खुला अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी संगठन के कमेटी को समयानुसार निरस्त कर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। अधिवेशन के दौरान सर्किल सचिव पटना उपेंद्र कुमार तिवारी ने जहां सरकार के चलाए जा रहे सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही, वहीं डाक कर्मचारी की समय पर बहाल नहीं किए जाने को लेकर आम लोगों तक लाभ पहुंचने में कर्मचारियों की कमी खलने की बात भी कही। हमको सचिव के लिए चुना गया। इस संघ के हम सभी साथियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और संघ की आगे कार्रवाई होगी कि हमारे एम्प्लॉय के विरुद्ध में अगर ऑफिसर लड़ेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हम लोग उसको अच्छा काम करवाने का प्रयास करेंगे, और जितने भी लोगों का रुका हुआ काम है सारे को करवाने का प्रयास करेंगे। वहीं मधुबनी की बेनीपट्टी थाना पुलिस ने विशनपुर से शराब के साथ एक मिनी पिकअप वैन को जब्त किया है। वहीं थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि प्रशिक्षु डीएसपी सह बेनीपट्टी एसएचओ को गुप्त सूचना मिली थी। हमारे नए थानेदार परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष राकेश रंजन जी को सूचना मिली कि एक गाड़ी है जो पकड़ा हुआ है टाटा मैजिक, उस पर अवैध शराब का खेप आ रहा है। की सूचना मिली तत्क्षण अपना टीम गठन किए। इसमें एडिशनल इंचार्ज है मृत्युंजय कुमार, एक पीएसआई पीछे में खड़ा है सदन राम, और अपने बल बॉडीगार्ड और अपने बल लेकर तुरंत कार्रवाई किए, जिसमें एक टाटा मैजिक ड्राइवर तो भाग गया। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी भागलपुर प्रमंडल का अधिवेशन का कार्यक्रम है। ये एक संगठन का रूटीन कार्यक्रम है। हर 2 साल पर जो है सो यहाँ कर्मचारी मिलते हैं और अगले सत्र के लिए नए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में यही हुआ है, नए पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हो रहा है, और जो भी समस्याएं हैं
विगत 2 वर्षों में क्या समस्याएं उभरी हैं, उनके निदान के लिए ये लोग अपना निर्णय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की, उस पर भी विचार विमर्श होता है और आगे की रणनीति बनती है। वहीं बिहार में अपराधियों का आतंक कानून को खुलेआम चुनौती दे रहा है। अपराधियों के उत्पात का ताजा मामला मुजफ्फरपुर के मनियारी थाने से सामने आया है, जहां मझिया निवासी रजिस्ट्री ऑफिस कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक का शव ग्रामीणों ने सुबह सड़क के किनारे से बरामद किया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। ये रजिस्ट्री ऑफिस से वापस आ रहे थे। अब रात में किस वक्त इनका दुर्घटना हुआ, क्या बजे इनका मर्डर हुआ, तो सुबह में हमको लेट मतलब कि इसमें मॉर्निंग में पता चला 8 बजे के करीब। हाँ, ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है मुरादपुर में। गुड्डू नाम का मतलब कि भांजा है आपका या ये है। उसके बाद जो है सो वहाँ से हम लोग ये कहाँ पे ये लाश मिली है? ये लाश लोगों ने, मुरादपुर के लोगों ने या वहाँ पर जो पूछे हम लोगों ने 2 आदमी, तो बतलाया कि वो रिंग है वहीं पर आसपास में मर्डर किया हुआ पड़ा हुआ। रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत हैं अब्दुल कुद्दीर जी हैं, मझिया गांव के। उन्हीं का जो है गोली मार के हत्या कर दिया गया। कहाँ की घटना है ये? रामपुर काशी चौक के पास है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तो परिजन नहीं आए, परिजन आएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता? उनके ननिहाल के लोग, चैनपुर बंगला में उनका ननिहाल है, वही लोग बतला। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना की लहर आ गई है, जो कि पहली बार से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। सरकारें भले ही लोगों से अपील कर रही हों, मगर कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें लापरवाह दिखा प्रशासन और लापरवाह दिखे छात्र। क्या कुछ है कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों की तैयारी और कैसे हो रहा है उसका पालन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लापरवाही बरतने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। और इस बार तो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कई नए लक्षण मिले हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी लोगों से अपील कर रही हैं कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। लेकिन सरकार की अपील का असर रांची में नहीं देखने को मिला। रांची से चौंकाने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी कोरोना जैसी गंभीर परिस्थिति में। दरअसल रांची विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षा चल रही है, जिसे लेकर छात्र विंडो पर इकट्ठे हुए दिखाई दिए। तस्वीरों से तो ये साफ पता चलता है कि छात्र तो लापरवाह हैं ही, साथ ही कॉलेज प्रशासन भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है। मालूम पड़ता है कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी ही ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसी परिसर में छात्र ऐसे लापरवाह हों और कॉलेज प्रशासन को अपने परिसर में हो रही घटनाओं की भनक तक ना लगे। इसी को लेकर जब वीआईपी न्यूज ने कॉलेज प्रशासन से कोरोना काल में तैयारियों को लेकर सवाल पूछा, तो सीधा जवाब मिला वही अपील वाला। कोविड-19 का स्टार्ट हुआ है, उसमें हम सभी सचेत हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल के ऊपर या 45 साल के ऊपर, सबको हमने पहला डोज दिलवा दिया है। और छात्रों के लिए हमने पूरी व्यवस्था रखी है। कोविड-19 के जितने भी मापदंड हैं वो फॉलो हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी विभाग में या कहीं कोई केस आ जाता है तो उसको हम लोग जो रेगुलेशन है कोविड-19 का 3 दिन बंद रखते हैं और उसमें हम पूरा सैनिटाइजेशन कराते हैं। वीआईपी न्यूज ने कई कोचिंग सेंटरों से भी जानकारी ली कि आखिर इस गंभीर परिस्थिति में यानी कोरोना काल में उनके द्वारा कैसी तैयारियां की जा रही हैं। स्टार्ट हो गई है। काफी बच्चों में या पब्लिक जो भी है काफी एक डरा हुआ है सभी। और सबसे ज्यादा चिंतित ये है कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ने वाले उनको सबसे ज्यादा ये लगता है कि पता नहीं फिर से लॉकडाउन हो जाए तो अब क्या करें। और जहां तक ऑनलाइन क्लासेस की है तो पहले चल रही थी अच्छे तरह से, बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा था, नेट की प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग जो यही बच्चों को बोले हैं कि अगर दूसरा फेज होती है तो फिर से जो पहले ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी वो ऑनलाइन क्लासेज चलेगी। और अभी जो हमारे संस्थान में जब 1 मार्च से संस्थान को खोला गया है
तो जितने भी बच्चे हैं हमने शुरू से भी और अभी आज जो आप लोग के माध्यम से दिया था कि मास्क लगाना अनिवार्य है, तो वो हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो हम लोग कर रहे हैं। वहीं छात्रों के पास जब वीआईपी न्यूज पहुंचा तो छात्र भी अपील की बात करने लगे, जो खुद भीड़ का हिस्सा बने नजर आ रहे थे। अभी पॉलिटिकल साइंस विभाग के अंदर हम लोग लगातार बच्चों में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आप सभी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस दिए गए हैं वो सारे गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो करें, आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप लोग मास्क लगाएं और सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, जब आप बाहर भी कहीं जाएं, आप जहाँ पे भी रहें तो आप खुद भी एवं लोगों को भी इस चीज़ को लेकर के अवेयर करें। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोरोना का जो भी खतरा है, जो संकट है, वो अभी खत्म हुआ नहीं है। होने के बाद ये दूसरा एक फेज़ आया सरकार के द्वारा बताया गया, तो सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए सारे छात्र मास्क और सैनिटाइज़र लेके साथ में बैग में आए, प्लस क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठाएं, जितने बेंच हो हर एक बेंच में 2-2 बच्चे करके बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य बना दिया जाए और साथ में जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को, वो सबको फॉलो किया जाए। इसी के साथ और क्या। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।